और मैं आपके सामने हमारे पूर्वजों के जो रीति रिवाज होते थे उनके बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से एक विवाह के बाद किन रीति रिवाजों से दुल्हन को घर के अंदर लाया जाता। क्योंकि आज का ये वातावरण, आज का ये माहौल कि जब लड़के, नवयुवक लड़का या लड़की अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को उनकी राय नहीं लेते और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। पहले आदमी के खाली कहने मात्र से ही आदमी की जबान का धन होता था, उसके पाले को निभाया जाता था। एक व्यक्ति कह देता, पूरा परिवार उस बात को मानता था। और आज माता पिता ने अपने बच्चे को समझाना भारी पड़ गया। बच्चे नहीं मानते, राय नहीं लेते, तो वातावरण एक बहुत बदल गया। जब ऐसी सोच आई तो हम उस अपनी संस्कृति को भूलते चले गए और संस्कृति को यदि इसी प्रकार हम भूलते चले जाएंगे तो जो देश अपनी संस्कृति को खो देता है वो देश मिट जाता है, इसका वस्तु तो वजूद नहीं रहता। मैं यहाँ एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा। मैंने पिछले दिनों अखबार के अंदर एक दिल्ली की घटना पूछी। दिल्ली की एक घटना को जब मैंने पढ़ने लगा तो एक लड़की ने अपना पत्रकार के सामने एक साक्षात्कार दिया। उस लड़की ने कहा कि हमारे दिल्ली सघन हो गई, बहुत बड़ी हो गई। यहाँ एक रीति रिवाज हो गया कि जब लड़की जवान हो जाती है तो माता पिता कहते हैं कि बेटी अपना वर देख ले और अपना घर बसाने की सोच ले। लड़की अपने लायक लड़के को देखती है, घर छोटे होते हैं, खर्चीली व्यवस्था हो गई। माता पिता पार्क में जाते हैं, माला डलवाते, शादी की और शादी हो गई। कोई रीति रिवाज नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई समाज की इजाजत नहीं। तो वो लड़की कहती कि मेरी शादी हो गई, मैंने लड़का देख लिया पार्क में, मेरे पिता ने मेरे संस्कार कर दिए और मैं अपने पति के साथ घर चली गई। मैं अपने पति के साथ 3 साल तक रही, मेरे उसके विचार नहीं मिले और हमारा डाइवोर्स हो गया। मैं पिता के पास घर वापिस आ गई। फिर 5-6 महीने रहने के बाद मेरे पिता ने पुनः कहा कि बेटी अब ये तेरे भाई बहनों का घर हो रहा है, तुम अपने लिए अपने योग्य वर को फिर ढूंढो और शादी करो। लड़की ने फिर प्रयत्न किया, फिर देखा और माता पिता ने वही पार्क में चाय पानी की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और शादी कर दी। वहां पर उसके साथ 1 साल का फिर संयोग बना रहा और फिर विचार नहीं मिला, फिर डाइवोर्स करके आ गया। फिर माता पिता के पास रहने लगी। कुछ दिन बाद फिर माता पिता ने कहा कि बेटी हम तो मर जाएंगे और इस प्रकार तेरा जीवन व्यतीत नहीं होगा, तो अपनी शादी फिर कर।
उस लड़की ने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, एक लड़के को ढूंढा और फिर माता पिता को साक्षी बना करके और शादी कर दी। 6 महीने तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। 6 महीने के बाद फिर विवाद हुआ, फिर डाइवोर्स हुआ, फिर घर आ गए। तो जब वो घर आ गई, माता पिता भी दुखी हैं, लड़की भी दुखी है। ये मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, गाय और भैंस का, पशुओं का जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन सृष्टि रचना पुण्य कार्य, पुण्यता के साथ मानवता के कुछ गुण होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ शिष्टाचार होता है। तो वो बेटी दुखी हुई, दुखी होकर के पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुला करके उसने कहा, आपने तीनों शादियों का वर्णन किया, पहले शादी की 3 वर्ष तक मेरी निभाई, फिर निभाई, डाइवोर्स होकर के आ गए, माता पिता यहाँ थे, उनके पास आ गई मैं। फिर माता पिता ने कहा, मैंने फिर शादी की, 1 वर्ष भर तक मैं रही, फिर मेरा विचार नहीं मिला, फिर डाइवोर्स करके मैं फिर वापस आ गई। फिर मेरे पिता ने फिर कहा और मैंने तीसरी शादी फिर की, 6 महीने तक मेरा विचार मिला, फिर नहीं मिला, मैं फिर आ। तो उसने कहा कि जो हमारे पूर्वज होते थे, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, जो हमारी प्राचीन रीति रिवाज थी, उसमें गांव के, परिवार के, रिश्तेदारी के जिम्मेदार व्यक्ति जाया करते, समान विचारधारा वाले व्यक्ति को देखा करते। आज या तो एजुकेशन देखते हैं या धन दौलत देखते हैं, संस्कार छोड़ दिए, रीति रिवाजें छोड़ दी, गुण कर्म विचारधारा मिलाने छोड़ दिए, गोत मिलाने छोड़ दिए। तो इस प्रकार से उस लड़की ने कहा कि ये छोड़ने के बाद, यानी पहले हमारे पूर्वज होते थे, माता पिता, दादा दादी और दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति लड़के के घर जाते, नाई और ब्राह्मण जाते, एक समान विचारधारा को देखते, गोतों के महत्व को देखते और फिर पंचायत में बैठ करके सगाई किया करते थे, पंचायत बैठ करके विवाह किया करते थे। अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता, बातें नहीं बनती, तो माता पिता अपनी बेटी को अपने घर ले आते, फिर पंचायत इकट्ठी होती, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देती और जिम्मेदारी देने के बाद फिर घाल देते और कुछ दिन बाद उनके विचार मिल जाते हैं। विचार ना भी मिलते तो दबाव के अंदर रहते और उनकी शादी निभती। ये इस प्रकार बार डाइवोर्स न होते। आज जो स्वयं इच्छा से शादी करने की जो चाह है, कई बार व्यक्ति ठीक है कि बचपन में भी समझदार हो जाता है, लेकिन तजर्बे से सभी लोग समझदार होते हैं। तो वो लोग तजर्बेकार होते थे, तजर्बेकार अपने रिश्ते किया करते, हर चीज को देख करके किया करते, जिम्मेदारी से किया करते, जिम्मेदारी को निभाया करते थे। व्यक्ति की जबान का अपना मूल्य होता था। इसके माध्यम से मेरा समझाने का अर्थ केवल इतना ही है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को लय में रखा करते, आनंद में रखा करते, हंस करके रखा करते, गाना गा करके किस प्रकार से मनाते, यज्ञ में उनका जीवन होता था। इसलिए इस बात का वर्णन मैं कर रहा हूं। तो मैं अब आगे वर्णन करते हुए, मैंने आपको बताया था कि निरंतर गीत गाती हुई और अपनी पुत्र वधू को लेने के लिए, दुल्हन को रथ से उतारने के लिए, गाड़ी से उतारने के लिए गीत गाती हुई आती थी और गीत गा करके ले जाती थी।
अब इससे आगे दूल्हे की माँ अपने पुत्र वधू को सबसे पहले मुंह देखने पर कुछ जेवरात या कुछ नकद रुपए दे करके मुंह दिखाई देती थी। सभी परिवार या नजदीकी परिवार के सदस्य मुंह दिखाई दिया करते थे, पुरुष हो या महिला सभी देते थे। दुल्हन का पहला भोजन चावल का घी खांड की दी जाती थी और पहली रात्रि को दुल्हन को भूमि के अंदर उसको बिस्तर लगाकर सोया जाता था। अगले दिन प्रातः काल अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर दूल्हा और दुल्हन अपने धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के लिए जाते थे। इस समय महिलाएं गीत गाते हुए साथ चलती थी। वापिस घर आने पर कामचा मारने का एक खेल या दूसरे खेल भी खिलाए जाते थे। अंगूठी या दूसरी चीजों से हार जीत कराई जाती थी। अंत में कंगना खुलवाया जाता था, राखड़ी खोली जाती थी आदि जो रीति रिवाजों होती थी उनको पूरा किया जाता था। पहले विवाह छोटी आयु के बच्चों के हो जाते थे। उसमें दुल्हन के साथ एक नौकरानी या उसको आया कह लीजिए या एक नान साथ जाया करती थी और वापिस भी वो साथ ही आती थी। दुल्हन का भाई भी साथ आता था। दूसरा भाई अगले रोज लेने के लिए आता था। वह अपने सारे रिश्तेदारों की मान सम्मान करता था। इस प्रकार से विवाह का कार्यक्रम अपनी प्रथा के अनुसार संपन्न हो जाता और दो परिवारों के बीच एक रिश्तेदारी बन जाती। दुख दर्द के अंदर, खुशी माहौल के अंदर, आपसदारी के अंदर, समाज रचना के अंदर, समाज को श्रेष्ठ बनाने में आपस में अब रिश्तेदार हो गए, एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। लेकिन कभी कभी विवाह के समय या बाद में कोई विवाद बन जाता तो लड़की वाला विवाह करने से मना कर देता या दोनों पक्षों के लिए गंभीर मामला बन जाता था। लड़का या लड़की को तेल चढ़ने के बाद अविवाहित नहीं रखना चाहते थे। फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार भाग दौड़ करके शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चों की पुनः शादी की व्यवस्था करते। दूल्हे के साथ जो बारात आती थी दूल्हे के विवाह से पहले वापस घर नहीं जाती थी। वे रास्ते में कहीं भी डेरा डाल लेते थे और दुल्हन को तलाश करके पाने के बाद जब दुल्हन को पाने के समय तक वही इंतजार करते रहते। पुराने समय में तो 2-3 मास भी लग जाया करते थे। इस प्रकार से समस्याएं सामूहिक होती थी, सभी मिलजुल करके हल निकालते थे। विवाह के 2-3 दिन बाद दुल्हन अपने पिता के घर अपने भाई के साथ चली जाती थी। दुल्हन का भाई दूल्हे का साला बन जाता था। हमारे यहाँ एक कहावत थी, गंडे से गंडीरी मीठी, गुड़ से मीठा राला, भाई से भतीजा प्यारा, सबसे प्यारा साला। उसके कुछ समय उपरांत लड़के का पिता अपने समधानी में मिलने के लिए जाता था। वे आपस में सभी प्यार प्रेम की बातें, दुख सुख की बातें करते थे तथा पुत्र वधू को भेजने के बारे में बातें करते थे।
तिथि, मौसम और मास को देख करके निश्चित करते थे। उसके कुछ समय उपरांत लड़का अपने ससुराल में अपने परिवार के 1 या 2 भाई को लेकर के गूंगा गेड़ा मारने के लिए जाया करता था। जो साथ में जाने वाला भाई होते थे वही बातें करते थे। शादी के बाद जो पहले तीज का त्यौहार आता तो लड़की का ससुर या और जिम्मेदार सदस्य अपनी पुत्र वधू का संधारा लेकर जाते। देश में सुहाड़ी, घेवर, कपड़े और पींग पाटड़ी होती थी। उसके उपरांत कोई भी त्योहार आए, यदि लड़की अपने माता पिता के घर में है तो कोई आता जाता नहीं था, और यदि अपने ससुराल में है तो लड़की के माता पिता हर त्योहार का सीधा वह कोठड़ी भेजा करते थे। प्रत्येक त्योहार को लड़की की तरफ से हर त्योहार के ऊपर उसका भाई लेकर के जाता था। जब लड़की का पहली बार भेजने का दिन निश्चित हो जाता था, निश्चित समय पर लड़का अपने ससुराल अपनी सवारी लेकर जाता था। लड़का और उसके साथ जाने वाले अपने ससुराल में 2 दिन रुकने उपरांत तीसरे दिन आते थे। उस समय परिवार के सभी नज़दीकी व्यक्ति दूध, घी और दूसरे सात्विक भोजन से स्वागत करते थे। लड़के को ससुराल में आने के बाद बटेव के नेक से पुकारा जाता था। इस रीति रिवाज को गोणा भी बोल देते थे। कुछ लोग दूसर का वाणा भी कह देते थे। इस प्रकार से 1 वर्ष बाद तीसर का वाणा होता था। महिलाएं जब अपने ससुराल आती तो उस समय कसार और चूरमा बनाकर साथ लाती थी। लड़के के दोस्त सभी इकट्ठे होते और मिलजुल कर खाया करते थे। परिवार के सदस्य भी इसको आनंद से खाते थे। इसी प्रकार जब लड़की अपने घर जाती तो वह भी अपने साथ चूरमा बनाकर ले जाती थी। अब ये रिश्तेदारी धीरे धीरे अपना अच्छा संबंध बनाती जाती और ये संबंध अटल बन जाता था। एक दूसरे का सम्मान करते थे। लड़के के पक्ष का नाता उच्च माना जाता था। जब लड़का या उसका पिता अपनी रिश्तेदारी में जाते तो कुछ फल लेकर जाते थे। रिश्तेदार के आने पर चाचा, ताऊ या अन्य नज़दीकी सभी मेहमानों के साथ बातें करने के लिए आते थे, दूध पिलाते थे, बैठकर घर बार की चर्चा करते थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते थे, सभी परिस्थितियों में सहयोग भी करते थे। यहाँ तक स्थिति थी कि कोई रिश्तेदार आपस में कोई चीज़ मांग लेता तो वे देने से मना नहीं करते थे, चाहे उसमें स्वयं कितना भी कष्ट उठाना पड़े। यदि कोई चीज़ या पशु एक दूसरे रिश्तेदार से खरीद लेता तो वे आपस में उसका मूल्य नहीं बताते थे। ले जाने वाला रिश्तेदार स्वयं ही मूल्य जांचकर पैसे देता था। रिश्तेदारों के दोनों पक्ष लाभ हानि, दुख दर्द के साथी होते थे। यदि रिश्तेदारी में कोई घटना, हारी बीमारी हो जाती तो पता लगते ही मिलने के लिए आते थे। रिश्तेदारों से छल कपट या छिपाकर बातें नहीं करते थे। जब रिश्तेदार वापिस जाता है, यदि वह लड़की के पक्ष में आ रहा है तो उसके परिवार वाले मान सम्मान में कुछ पैसे देते थे, और यदि लड़के के पक्ष में आया हुआ है तो लड़की के परिवार वाले उसके सम्मान में के नाते वाले सदस्यों की मान करके जाते थे।
जहाँ तक जाने का रास्ता होता था या जहाँ से किसी यातायात के साधन में बैठने की व्यवस्था होती थी, परिवार के सदस्य वहाँ तक छोड़ने के लिए जाते थे। आते जाते समय एक दूसरे को नमस्ते जी के शब्द से अभिवादन करते थे। यदि किन्हीं कारणों से किसी परिवार में किसी का कोई विवाद हो जाता तो सबसे पहले वो स्वयं उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करते थे। यदि स्वयं समस्या का कोई हल नहीं निकल पाता तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। यदि रिश्तेदार किसी बात को कह देते तो उस बात को सब मानते थे और कह देते थे कि आप तो रिश्तेदार आ गया और उसने अपना विचार रख दिया तो हम इसे मानते हैं। यही सही बात है। हमें चाहे घाटा पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े, हर चीज को सहन करते थे। रिश्तेदार के द्वारा कही गई बात को सही मानते थे। विवाह शादी के बाद गृहस्थ जीवन का आरंभ होता था। बुजुर्ग व्यक्ति की सभी बातों के जिम्मेदार होता था। बुजुर्ग या जिम्मेदार व्यक्ति के कहे बिना कोई भी परिवार का सदस्य किसी रिश्तेदारी में आता जाता नहीं था। सबसे पहले उसकी अनुमति लेनी होती थी। जब कभी परिवार का विभाजन होता तो अलग करने का दायित्व भी लड़के के पिता या घर के मुखिया का होता था। लेकिन अलग होने उपरांत लड़की अपने माता पिता के घर जाती थी और न्यारपण लेकर के आती थी। लड़की के पिता न्यारपण में घर के अंदर काम आने वाली चीज़ों का सहयोग करते थे। और एक कहावत भी थी कि भाई होंगे तो न्यारे भी होंगे और न्यारे हो करके दुनिया बड़ी है। लेकिन ज़्यादातर संयुक्त परिवार का महत्व माना जाता था। सभी जिम्मेदारी के कामों को घर का मुखिया ही करता था। वह मानता था कि सामाजिक परिवार ही समस्याओं का हल निकाल सकता है। परिवार नियोजन, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के बारे में कोई नहीं जानता था। जिनका जितना बड़ा परिवार होता उसका उतना ही अधिक सम्मान होता था। बड़े परिवार को परमात्मा की देन माना जाता था। प्रकृति के नियम को या परमात्मा की इच्छा के अनुसार वे काम को कभी दुर्भावना से नहीं देखा जाता था। उस घर में खुशी होती थी, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी ग्रह का योग, मौसम की स्थिति और परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाता था।